हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे EMRS PGT और TGT के लिए पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और इसका PDF अवेल करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपको टोटल लास्ट में बताना है कि आपने इनमें से कितना करेक्ट किया, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लेना चाहते हैं तो आप 50 रुपीज़ पेमेंट करके ले सकते हैं। और पेडागोजी के अगर आप 400 प्लस MCQs जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो 50 रुपीज़ आपको इसका भी लगेगा। अगर दोनों लीजिएगा तो आपको 100 रुपीज़ आपको लगेगा। ठीक है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कैसे पेमेंट प्रोसीज्योर है। ठीक है, आपको सब कुछ इस पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। ठीक है, आपको भी कमेंट में आंसर करना है कि आपने कितना करेक्ट किया, आपको भी खुद चेक करना है, राइट। तो देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा कारक जो है, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है अधिगम को अभिप्रेरित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बाह्य कारक। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर होगा, या फिर विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। आप लोग जब भी आंसर करते हैं फ्रेंड्स, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है। कम से कम वर्ड को भी फोकस कीजिए, ऐसा नहीं कि पूरे सेंटेंस को हर बार फोकस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्यक्तिगत संतुष्टि, ठीक है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन अगर किसी को होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है अधिगम को अभिप्रेरित करने में। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाइगोस्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे अधिक जोर दिया है या सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए, इस पे हम एक ट्रिक बताते हैं कि वाइगोस्की जब भी आए तो आप हमेशा SCL ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, सोशल या सोसाइटी, ठीक है, कल्चर और लैंग्वेज। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको मिले तो आप आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक और शारीरिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने जो कहा उसी से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला ही देख लीजिए, सामाजिक दिया हुआ है। ठीक है, सोशल या सोसाइटी हो गया। ठीक है, तो पहला वाला हमारा आंसर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। बुद्धि लब्धि के परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये IQ का है, तो IQ बराबर होता है, पता है आपको, MA/CA होता है, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, CA होता है। तो ये हो गया कि क्या मानसिक आयु, और ये हो गया आपका वास्तविक आयु। ठीक है, तो इसको कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इसका स्कोर कहता है 75, यानी कि IQ का मान क्या दिया हुआ है, तो 75 दिया हुआ IQ का मान, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या मेंटल एज क्या है, तो मेंटल एज हमको निकालना है। यहाँ पे मानसिक आयु क्या है, तो ये निकालना है, तो इसको हम MA ही रहने देते हैं। और यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु यहाँ पे दिया हुआ है 16 साल, तो यहाँ पे 16 कर देते हैं और गुना क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे MA आप निकाल सकते हैं बहुत ईजी में। तो MA बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो MA बराबर हो जाएगा 16, 16 गुने ये 75 है। ठीक है, 16 गुने 75, 75 हो गया, और डिवाइडेड बाय 100 हो गया। तो यहाँ 25 से कट जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16, और 4 गुने 3 कितना हो गया यहाँ पे, 12। तो कहाँ पे इसका 12 है देख लीजिए, तो ये 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपका भी यही आया होगा। चलिए, अब देखिए इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यालय आधारित मूल्यांकन के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, दूसरा है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, तीसरा है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। देखिए, अगर हम पहला का बात करें तो यहाँ पे बाधक वर्ड है। ठीक है, तो कभी भी विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाधा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। अगर हम दूसरा का बात करें तो यहाँ पे कहता है सभी विद्यार्थियों को निदान यानी कि यहाँ डायग्नोसिस करने में, यानी कि
विद्यार्थी में क्या समस्याएं हैं उसको पहचानने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है हमारा आंसर। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि जवाबदेही कम कर देता है। जहाँ भी नेगेटिव बातें कहें ना उसको आप देख के आप हटा दीजिएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, बच्चे किस तरह से सीखते हैं ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। यहाँ नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं जो हम लोगों का बराबर छूट जाता है, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा आंसर है, ऑप्शन है, इसमें कहता है कि बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। यहाँ पे सत्य नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। दूसरा है बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। उसके बाद है बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। और चौथा है बच्चे तब सीख सकते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है थॉर्नडाइक के अनुसार तो बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो बच्चे सीखते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से, नहीं कि बच्चा एक्टिव लर्नर होता है, ऐसे किसने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको केवल वर्ड मिले ना तो उसको वो निगेटिव होता है। तो जहाँ भी सत्य नहीं है मतलब क्या निगेटिव आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, दो। तो केवल जहाँ भी मिले उसको देख के आप हटा दीजिएगा, राइट, वो निगेटिव सेंस में जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल, यहाँ पे गतिक मतलब क्या हो गया कि मूवमेंट हो रहा है, तो सूक्ष्म कौशल यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, नहीं कि बहुत ही अच्छा स्किल समझिए। तो यहाँ पे कूदना है, कूदना में ऐसा कोई कुछ नहीं, स्किल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लिखना, दौड़ना, चढ़ना, दौड़ना या सीढ़ी पे चढ़ते हैं या फिर कहीं पहाड़ पे चढ़ते हैं, कहीं भी चढ़ते हैं, तो इसमें कोई सूक्ष्म गति कौशल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लिखना जो है एक सूक्ष्म गति कौशल का हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हैंड राइटिंग जिसका जितना अच्छा होगा इसका मतलब क्या होगा, सूक्ष्म गति कौशल उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, सेकेंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डेविड वेसलर और अल्फ्रेड बीने, ठीक है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्फ्रेड बीने, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल भेजा जाना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो विशेष स्कूल भेजना नहीं, इसी को ख़त्म करने के लिए तो इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा की बात आई है, ठीक है। इसलिए ये पहला ऑप्शन तो देख के भी हटा सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। अगर हम दूसरा बात करें तो इसमें कहता है अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत बात है, दूर रखेंगे तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे। तीसरा है सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, यानी कि पहले ही आप उसको आप जज कर ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो जब तीन ऑप्शन गलत है तो एक यही बचता है हमारा सही, ठीक है। तो 4 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। देखिए यहाँ क्या कहता है, उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों किस प्रकार की गलतियों का समान रूप से कर सकते हैं, मतलब किस तरह से दोनों जो है समान रूप से गलतियां करेंगे। तो अति सामान्यीकरण, विकासात्मक सरलीकरण, या फिर उपर्युक्त 1, 2 और 3 में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें हो रही है ना वो सीखने के लिए हो रही है, कहीं ना कहीं वो विकास की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं जो नीड है, ठीक है, साइकोलॉजिकल और सोशल जो नीड है उससे रिलेटेड नहीं है। पहला है संगति की आवश्यकता। तो अगर हम संगति की आवश्यकता की बात करें तो कहता है कि अच्छे संगत से अच्छे गुण आते हैं। तो यहाँ पे संगति की आवश्यकता, ये तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपको नहीं यानी नेगेटिव फाइंड करना है, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा बात करें तो प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, तो इसकी आवश्यकता बच्चों को होगी, इस वजह से यहाँ निगेटिव फाइंड करना है, तो ये भी नहीं होगा।
भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी नहीं हो क्योंकि पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, यहाँ पे आपको नेगेटिव फाइंड करना है। तो एक ही बचता है, ये आपका नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। इसका साइकोलॉजिकल सोशल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।